प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक ऐसा केस देखेंगे जो हमारे सेशन में चर्चा हुआ था कि इस पे बात होनी चाहिए। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। कुछ लोग को मैं यहाँ पे को होस्ट बनाता हूँ। और आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। बहुत बार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको खाना जाता ही नहीं है, उल्टी हो जाती है। जैसे कि डॉक्टर हरिहर सर के एक बच्ची है, मतलब पेशेंट है, बच्ची है, उसको खाना जा ही नहीं रहा था। तो ये प्रश्न है कि उसकी चिकित्सा कैसे करनी है। कोई भी चीज खा रही थी, गोली भी खा रही थी, तो उल्टी आ रहा था, उल्टी आ रहा था। तो इसको हम लोग बोलते हैं अक्लासिया कार्डिया। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने भी पेशेंट देखे होंगे ऐसे। तो हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। तो इसको एक तरह से कार्डियोस्पाज्म बोलते हैं। जो कार्डियक एंड जो रहता है स्टमक का, वह स्पाज्म हो जाता है, या फिर उसमें डायलिटेशन नहीं होता है। इसमें लोअर इसोफेगस जो रहता है, उसका स्फिंक्टर जो रहता है वो फेल हो जाता है रिलैक्स होने में। स्फिंक्टर ही नहीं खुलता है, कार्डियक एंड जो रहता है वो खुलता ही नहीं है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कार्डियोस्पाज्म। ठीक है। तो इसके वजह से क्या क्या सिम्टम्स आएंगे कि पेशेंट कुछ भी खाएगा तो वो सॉलिड फूड खाएगा तो उसको स्वॉलो नहीं होगा, लिक्विड लेगा उसको स्वॉलो नहीं होगा, उसको चेस्ट पेन होगा, खाने का रिगर्जिटेशन होगा, मतलब खाया पिया तुरंत बाहर फेंकता है बॉडी, है ना। और रात को ये ज्यादा बढ़ जाता है। चेस्ट पेन जो रहता है वो खाना लेने के टाइम पे बहुत ज्यादा होने लगता है। उसी तरह से एक एक ऐसा कंडीशन और होता है जिसमें बोलते हैं क्रॉक स्क्रू इसोफेगस। उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो रहता है इसोफेगस का वो कुछ उल्टा पुल्टा दिखाई देता है। उसमें चेस्ट पेन भी रहता है। और अनकोऑर्डिनेटेड इसोफेगस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे खाना नीचे से नीचे जा नहीं पाता है। उसको बोलते हैं क्रॉक स्क्रू इसोफेगस। उसी तरह से जो ये अक्लासिया कार्डिया करके एक जो बीमारी है, जिसमें इसोफेगस के नीचे और जो कार्डियक एंड है स्टमक का ऊपर का, वह पूरी तरह से स्पाज्म की स्थिति में आया है, सिकुड़ गया है, या कभी कभी स्टेनोसिस भी हो जाता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो अगर एक्सरसाइज करते हैं तो पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उससे ये अलग अलग कंडीशन में रहता है। तो बहुत सारे पेशेंट जो रहते हैं एलोपैथी साइंस में सर्जरी करते हैं। जैसे हम लोग डायलेट कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, तो वो सर्जरी करके ही ठीक होते हैं एलोपैथी साइंस में। और इसका डायग्नोसिस होता है तो बेरियम मिल एक्सरे करते हैं। बेरियम मिल दे के और फिर एक्सरे करते हैं। फिर अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंडोस्कोपी करते हैं, बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी करने से ये पता चलता है कि वहां पे कैंसर तो नहीं है इसोफिगस के एंड में। वहां से कुछ एस्पिरेट करके और फिर चेक करते हैं कि वहां पे कैंसर तो नहीं है। एफएनएसी भी करते हैं, उससे पता चलता है कैंसर है कि नहीं है। और कभी कभी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर की वजह से भी ये इरोजन हो जाता है, और उसकी वजह से भी ये एक्लेसिया होता है। मतलब ये हम ह्यूमन जो गलतियां होती हैं या इंस्ट्रूमेंट की गलती उससे भी हो जाता है। तो इसमें क्या चीज नहीं देना चाहिए। अभी एनाटोमिकली क्या इसमें डिफेक्ट आया है, ये आप लोगों ने देख लिया है। इतना तो आप लोगों को समझ आ गया है कि कार्डियक एंड जो है वो सिकुड़ गया है, स्पाज्म हो गया है, वो खुल नहीं रहा है। तो इसलिए खाना नीचे नहीं जा पाता है, ऊपर का ऊपर ही बाहर आता है। तो इसमें मिर्ची नहीं खाना है। कोई भी लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, काली मिर्च बिल्कुल नहीं खाना है। इमली नहीं खाना है, खट्टा चीज नहीं खाना है। अचार नहीं खाना है। नींबू नहीं खाना है, उससे और ये बढ़ जाता है। इसमें चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पीना है। और वेग धारण तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसकी चिकित्सा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ बोलिए इस टॉपिक पे। चलिए, मैं आप लोग को यहाँ पे बोलने का मौका देता हूँ। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, ऐसे आपने पेशेंट देखे हैं क्या कि और हरिहर सर, आपकी वो पेशेंट का डायग्नोसिस हुआ क्या सर? डॉक्टर हरिहर सर, आपकी बच्ची, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं हरिहर सर? अखिलेश जी आप बोलिए सर। जी सर, सर प्रणाम सर, उसका कोई सभी को मैसेज नहीं सादर मिला प्रणाम। अभी तक। अच्छा ठीक है, तिवारी जी का बात सुनते हैं, बोलिए सर। सर प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए सर, आपका सुनना है पहले मुझे। ये बीमारी तो पेशेंट तो आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ट्रीट नहीं कर पाया उसको। ठीक है। अब प्लीज सर आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अब आप चिकित्सा पहले देखिए, अब सुनिए। मैं जो सीखा हूँ और जो मैं किया हूँ वो मैं बताता हूँ। मैंने कुछ कुछ केसेस अपने प्रैक्टिस में देखे हैं। मेरा 23 ईयर्स का प्रैक्टिस हो गया है। मैंने कुछ कुछ केसेस ऐसे देखे हैं कि किसी ने अफेयर था, वो आगे नहीं हुआ, ब्रेकअप हो गया, और एक लड़की ने पेस्टिसाइड पी लिया था।
तो पूरा अंदर इरोजन हो गया था इसोफेगस में। और फिर सर्जरी वर्जरी हुआ, एंडोस्कोपी से खोलने का कोशिश किया गया, एंडोस्कोपी करके फिर डायलेटेशन करने का कोशिश किया गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, थोड़ा ही खाना खा पाती थी लिक्विड फॉर्म में। तो फिर मैंने उसको उसके बारे में अपने सर से पूछा, तो मेरे सर ने, जो मदगनी सर ने बताया कि इसमें हिक्का और श्वास में जितने भी द्रव्य आए हैं, जैसे कि पुष्कर मूल है, और उसमें यष्टि मधु है, और उसमें कंटकारी है, भारंगी है, तो इसमें से एक ड्रग लेके और उसका घृत सिद्ध करके दो। तो सबसे अच्छा मुझे यष्टि मधु लगा। यष्टि मधु का घृत सिद्ध करके उसको एक एक चम्मच खाने के लिए दिया। तो जितना भी इरोजन था उसका, जो जख्म था, वो यष्टि मधु घृत से पूरी तरह से हील हो गया, और वो बच्ची पूरी तरह से ठीक हो गई। एलोपैथी साइंस में बोल दिया था कि अब नहीं होगा, क्योंकि पेस्टिसाइड से जल गया था पूरा अंदर, इरोजन हो गया था। अब आयुर्वेद में हम लोग अगर देखते हैं, तो इसमें हमें मृदु स्नेहन करना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा, आधा आधा चम्मच या एक एक चम्मच घी पिलाना चाहिए, या एरंड तेल पिलाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। इसी तरह से हमें इसमें तमक श्वास की चिकित्सा करनी है, वात गुल्म की चिकित्सा करनी है, फिर विबंधहर औषधियां देनी है, उदावर्त की चिकित्सा करनी है। और हम लोग अगर देखें स्पाजम हो रहा है, तो ये कफावृत वात का अवस्था है। कफ ने आवृत किया है वात को, वायु को अंदर से कब्जा लिया है, पूरा आवरण कर दिया है। तो इसलिए कफ वातहर चिकित्सा, अनुलोमन, उष्ण, और किंचित स्नेह देना है। स्नेह भी ज्यादा नहीं देना है, नहीं तो वो स्नेह भी पचेगा नहीं और ब्लॉक करेगा। किंचित स्नेह द्रव्य देने हैं। तो ये सारे द्रव्य जो है, कफ वातहर चिकित्सा, अनुलोमन करने वाली, उष्ण, किंचित स्नेह, तो ये लोअर इसोफेजियल फेजियल स्पिंक्टर है, उसको रिलैक्स करने में आसानी करता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या दवाइयां दिया जाता है, और ये मैंने अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक लोगों के पास देखा है, उनके क्लिनिक में। मैंने 55 लोगों के पास जाके आयुर्वेदिक चिकित्सा देखी है, जब मैं बीएमएस कर रहा था, एमडी कर रहा था। तो मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है दूसरे सीनियर, मतलब अपने गुरु लोगों के पास जाके। तो उसमें लशुनादिवटी, लशुनादिवटी है, वो कफ वातहर के लिए सबसे अच्छा है, अनुलोमन भी करता है, उष्ण भी रहता है। वहां स्पाजम है, मतलब क्या है कि वायु बढ़ा हुआ है ना। तो वहां पे हमें उष्ण वातहर चिकित्सा करनी है, कफ वातहर चिकित्सा करनी है, उष्ण देना है। तो 60 ml सुबह, 60 ml शाम को गर्म पानी के साथ देना है। ठीक है। या पानी तो कम भी दे सकते, 60 ml तो मैंने ऐसे बोला, लेकिन उसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। रसोनादि कषाय, लहसुन से बनाया हुआ कषाय है, वह बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से गंधर्व हस्त्यादि कषाय में नमक डालना है और गुड़ डालना है। यह अनुलोमन करता है, ये सुबह शाम 60 ml सिप बाय सिप पीना है, बहुत ही आधा आधा घुट पीना है। गंधर्व हस्त्यादि कषाय। इसी तरह से चित्रक ग्रंथ्यादि कषाय जो है, ये अष्टांग हृदय गुल्म चिकित्सा में बताया है। इसको 60 ml सुबह, 60 ml शाम को देना है। फिर कलश कादि कषाय बताया है, इसको भी 60 ml सुबह, 60 ml शाम को खाने के पहले देना है। फिर कैदर्यादि कषाय, ये साउथ की कंपनियां सब बनाती है, और सहस्त्र योगम नाम के पुस्तक में इनका रेफरेंस दिया हुआ है। कैदर्यादि कषाय है, चीर बिल्वादि कषाय है, नयोपमम कषाय है, सप्तसार कषाय है। तो इसमें ये सारे कषाय जो द्रव्य हम दे रहे हैं, कषाय ही जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ही ओपनिंग है ना। तो वो थोड़ा थोड़ा कषाय, तो उसको प्रक्षेप द्रव्य डालने से वो खुलने का रास्ता खुलता है। तो इसलिए लवण डालना है, पिपली का चूर्ण फाइन पाउडर, पिपली डालना है, हींग डालना है, और गुड़ डालना है। इसको आप लिख लीजिए। थोड़ा सा नमक, कषाय जो भी आप बना के दे रहे हैं या रेडीमेड दे रहे हैं, उसमें कषाय में लवण थोड़ा सा डालना है, फिर पिपली डालना है, हींग डालना है, और गुड़ डालना है। इससे वो खुलने का चांसेस बढ़ जाता है। इसी तरह से चूर्ण अगर देना है, तो अष्ट चूर्ण इसको तक्र के साथ देना है, अष्ट चूर्ण आधा चम्मच सुबह शाम खाने के बाद। खाना तो जा ही नहीं रहा है उसमें, तो इसमें तक्र के साथ हम लोग दें अष्ट चूर्ण, या भास्कर लवण चूर्ण आधा आधा चम्मच गर्म पानी के साथ, कोष्ण जल के साथ देना है। और शारंगधर संहिता में जो भास्कर लवण चूर्ण बताया है, उस तरह का बनाया हुआ देना है। हिंगू वचादी चूर्ण है, आधा आधा चम्मच कोष्ण जल के साथ सुबह शाम देना है। फिर वैश्वानर चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण दो दो चम्मच सुबह शाम देना है, गर्म पानी के साथ। इससे क्या, पेट साफ होगा, तो अगर मल का विबंध है वो भी खुल जाएगा, और अविपत्तिकर चूर्ण सबसे अच्छा बताया है।
वैश्वानर चूर्ण दीपन पाचन करेगा, कफ वातर चिकित्सा करेगा। हिंगू वचादी चूर्ण भी कफ वातर है, उष्ण है थोड़ा। भास्कर लवण चूर्ण तो लवण है। लवण जो है ये रास्ते को खोलने में बहुत ईजी रहता है। कोई वो क्योंकि विच्छेदन कार्य करता है। विच्छेदन मतलब कोई भी चीज जो ऐसे चिपका हुआ है उसको पिघला के, कफ को पिघला के वो खोलने का कोशिश करता है, इसलिए लवण भास्कर चूर्ण सबसे अच्छा है। इसी तरह से गुलिका देना है तो हिंगू वचादी गुलिका चूसने के लिए देना है, एक एक गोली सुबह शाम तक्र के साथ। फिर इसमें धानवंतर गुलिका थोड़ा थोड़ा देना है, और जो पाइनएप्पल का जूस रहता है उसके साथ देना है। इसी तरह से जो लाजा रहता है, जो लाजा बताए जिसको हम खील बोलते हैं हिंदी में, मराठी में लाह्या बोलते हैं, जो हम लक्ष्मी माता को चढ़ाते हैं पूजा में दिवाली में, वो लाही हिंदी में खील बोलते हैं। उसको पीस के और उसको दूध में बॉईल करके एकदम फाइन पाउडर को और थोड़ा थोड़ा लेना है, वो छर्दिक ने बताया है, और वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन को हील करता है। फिर कस्तूरी गुलिका बताया है। फिर इसके बाद में ये जब खुलने लगता है तो वहां हीलिंग होना चाहिए जहां पर भी इरोजन वगैरह है तो दशमूल हरित की अवलेह है। फिर परुषकादि लेहम है, सुकुमार रसायनम है, नयोपमम लेहम है, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसके साथ में कुछ घृत कल्पनाएं भी बताई गई हैं। इंदुकांत घृतम, क्योंकि ये कटु तिक्त रसात्मक होता है, उष्ण होता है और शोथ को दूर करता है। अगर इसोफेजस में शोथ है, सूजन है, तो शोफग्न को एक द्रव्य चाहिए और वो घृत फॉर्म में। तो इंदुकांत घृतम आप लोग को मैंने पढ़ाया है सहस्त्र योगम का पाठ से, यूट्यूब में आप मेरा एक वीडियो देखेगा इंदुकांत घृतम पे। तो ये इसके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि ऊर्ध्व आमाशय जो है जहाँ पे क्लेदक कफ रहता है, कफ का स्थान है, तो इसलिए इंदुकांत घृतम जो कटु तिक्त रसात्मक होता है, उष्ण वीर्यात्मक होता है और शोथग्न होता है, तो वह कफ का जो बहुत ज्यादा आवरण हो गया है, आवरण को इंदुकांत घृतम अच्छे से निकाल देता है। इसी तरह से अष्टांग हृदयम गुल्म प्रकरण में हपुषादि घृतम बताया है। वो एक एक चम्मच, 1 1 टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच सुबह शाम देना है, या एक टाइम दीजिए, सुबह के टाइम दीजिए, कफ के काल में 6 से 10 बजे के टाइम पे एक ही टाइम देना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से षडपल घृतम दिया है, षडफल घृतम, ये अष्टांग हृदय गुल्म प्रकरण में और राज्यक्षमा में बताया है। षडपल घृतम आप लोगों ने पढ़ा है, एग्जाम में भी लिखा है षडपल घृतम के बारे में। राज्यक्षमा में तो बोला ही है। और क्योंकि राज्यक्षमा में भी क्षयात्मक संप्राप्ति होती है, वायु का प्रकोप होता है, उसमें भी उल्टी आती है, तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही कंडीशन समझ के देना है। और गुल्म प्रकरण में भी बताया, दाढ़ीमादी घृतम को भूखे पेट 1 चम्मच देने से फायदा होता है। ये दाढ़ीमादी घृत जो अष्टांग हृदय में गुल्म प्रकरण में बताया, उसको देने से फायदा होता है। अगर आप आसवरिश देना चाहते हैं ऐसे कंडीशन में, अब जैसे कि मैंने पेस्टिसाइड पी लिया और उससे हो गया, तो उसमें तो हम आसावरिश नहीं दे सकते हैं। लेकिन दूसरे कंडीशन में बिना कोई कारण से हो गया है, अभी डॉक्टर हरिहर सर की जो बच्ची पेशेंट आई थी, उसने कुछ तो जंक फूड खाया था बाहर, और उससे उसको फूड इन्फेक्शन हुआ, फूड पॉइजनिंग हुआ, और उसको ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। ट्रैवलिंग गई थी और उस दाल का बना हुआ कुछ तो खाया था उसने, बेसन का बनाया कुछ खाया था, तो उसको ये बहुत ज्यादा हो गया, कफ, कफावृतवात ऐसा हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हम अभ्यारिश दे सकते हैं, 25 ml सुबह, 25 ml शाम को खाने के बाद, या न खाए तक्र पी के रहें उसके बाद दे सकते हैं। पीपल ल्यासव दे सकते हैं, और दंत्यारिश, दशमूलारिश, पुति करंजासवम, ये देने से फायदा होता है। इसी तरह से कुछ तेल कल्पनाएं, तेल कल्पनाएं जो रहती है उष्ण तीक्ष्ण रहती हैं और वैवाही रहती हैं, और वो जल्दी से स्त्रोतों से खोलती हैं। तेल तो कहीं से भी लीक होके अंदर जा सकता है, अगर वो स्फिंक्टर बहुत कड़क हो गया है तो उसको सॉफ्ट भी करेंगी, स्टेनोसिस को भी ठीक करेंगी, और स्पाजम है तो तेल कल्पना सबसे बेस्ट है। इसलिए सुकुमार एरंड तेलम, ये बहुत अच्छा रहता है, दूध के साथ देना है। और सुकुमार एरंडलम तमक श्वास में भी बोला है। ये प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा, मतलब रास्ता खोलना है, प्रतिमार्ग हरणम चिकित्सा, जो रास्ता ऊपर के डायरेक्शन में वायु को ले रहा है, वायु की गति को अच्छा करना है, इसलिए सुकुमार एरंड तेलम सबसे बेस्ट दवाई है इसके लिए। ये मतलब व्याधि प्रतिनिधि दवाई है सुकुमार एरंड तेलम। फिर कुछ लवण फॉर्म में देना है तो नारिकेल लवणम, जो भेषज रत्नावली में शूल रोगाधिकार में, क्योंकि यहाँ पर भी पेट दर्द हो रहा है, और लवण जो है वो रास्ता खोल देता है, दीपन पाचन भी करता है, कफग्न भी है, और कफावृत बात को भी ठीक करता है। इसलिए नारिकेल लवण को भास्कर लवण चूर्ण के साथ देना है, 3 3 ग्राम की मात्रा में।
तो और भास्कर लवण चूर्ण शारंगधर संहिता में मध्यम खंड में बताया है। इसको तक्र 100 ml लेना है, उसमें मिक्स करके और फिर पिलाना है। इतना, और मुहर मुहर प्रयोग, एक ही बार नहीं पिलाना, नहीं तो उल्टी आ जाएगा। बहुत ही आधा आधा घूट या घूट से भी आधा, 1/4 घूट, इतना ही पीना है, बहुत कम कम। जैसे आप लोगों को याद होगा, जब छोटे बच्चों को माएं दूध पिलाती थी चम्मच से, तो कितना कम मात्रा में दिया जाता है बच्चों को, साइड से दिया जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी पेशेंट को फीडिंग करना है, तक्र से बहुत धीरे धीरे करना है, तक्र पिलाना है। इसी तरह से उरोबस्ती देना है, छाती में उरोबस्ती जो रहता है, जैसे हम लोग जानू बस्ती करते हैं, कटी बस्ती करते हैं, वैसे उरोबस्ती लाक्षादी तेल का करना है। उससे क्या होता है, वो तेल एब्जॉर्ब होगा और वहां तक जाके उसको स्नेहन करके खोल देगा। फिर फलवर्ती एरंड तेल का ये देना है, जो फलवर्ती को एरंड तेल में डुबाया है और वह खाने के लिए दे, मतलब चूसने के लिए दें, या फिर गुद मार्ग में रखें, उससे भी वायु अनुलोमित होता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर आफ्टरनून में दें तो शाम तक पेट साफ होता है। जो फलवर्ती को एरंड तेल में डिप करके, जैसे कि हम लोग धूप बनाते थे पहले के जमाने में, वैसे ही फलवर्ती रहता है, जिसको एरंड तेल में डिप करके और लगा के रख देते हैं, अपने आप पेट साफ होता है और ये खुल जाता है। इसी तरह से हल्का सा स्नेहन शोधन करना है, चेस्ट रीजन में, थ्रोट रीजन में, उससे फायदा होता है। और उदावर्त चिकित्सा सबसे अच्छी रहती है। अगर ये सबसे नहीं हो रहा है तो डायलिटेशन या सर्जरी करते हैं, या बॉटुलिनम टॉक्सिन थेरेपी करते हैं। बॉटुलिनम टॉक्सिन थेरेपी एक अलग थेरेपी होता है, गूगल में सर्च करिए, वो करने से फायदा होता है। हमारा आयुर्वेद एक लिमिट है, अगर नहीं हो रहा है तो वहां पे बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, वहां पे सर्जरी ही करना पड़ता है। जी, सर्जरी करके वो क्या करते हैं, लोअर एंड ऑफ इसोफेगस है ना, उसको कट कर देते हैं, और जो स्टमक है उसका कुछ भाग कट कर देते हैं, और जो चिपक गया हुआ भाग है उसको काट के निकाल देते हैं, और जो लोअर मतलब जो कार्डियक एंड है ना, उसका कुछ भाग निकाल दिया है, उसका एक भाग लेके ऊपर इसोफेगस में सिल देंगे, सुचरिंग कर देंगे, इस साइड से भी सुचरिंग करके जोड़ देंगे उसको। तो ये सर्जरी किया जाता है। डायलिटेशन से नहीं हो रहा है, आयुर्वेद से नहीं हो रहा है, तो फिर सर्जरी ही उपाय रहता है। जैसे कि हम लोग ये बेरेटिक सर्जरी करते हैं, पेट काट के निकाल देते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। जो लोग सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, और जो लोग का माइल्ड सिम्टम है, माइल्ड मॉडरेट है, और जो आयुर्वेद से ठीक होते हैं, वो होते ही हैं। हमें कोशिश करना चाहिए, अगर नहीं होता है तो फिर सर्जरी। हाँ, डॉक्टर आदित्य सर कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पर। डॉक्टर आदित्य सर। सर एक छोटा सा डाउट था सर, ये नारिकेल लवण एग्जैक्टली क्या होता है सर, किस तरीके हाँ, से बनाते हैं? नारियल आपको लेना है, नारियल का जो मुंह रहता है उसमें छेद करना है, छेद करने के बाद उसका पानी निकाल देना है। फिर उसमें जो लवण होता है, जो खड़ा नमक होता है ना, वो, या सादा नमक ले लीजिए, या सेंधा नमक लीजिए, या काला नमक लीजिए, कोई भी नमक डाल के उसमें भर देना है। भरने के बाद उसका जो मुंह खुला है उसको कवर कर देना है मुल्तानी मिट्टी से। फिर ये नारियल के ऊपर मुल्तानी मिट्टी का ऐसे लेप लगाना है, कपड़े में डिप करके मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा देना है। फिर जो गाय के उपले रहते हैं उसको लेके जलाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोद के गाय के उपले डाल के और ये नारिकेल लवण डाल के इसको पकाते हैं। पक जाने के बाद वो पूरा जल जाता है। जल गया तो फिर उसको निकालते हैं, उसका जो कवरिंग होता है जला हुआ रहता है, उसको अच्छे से निकालते हैं, जो जला हुआ भाग है उसको निकाल देते हैं। और नारियल का जो अंदर का गरी होता है, वो और नमक, ये पाउडर फॉर्म में मिलता है हमें, जला हुआ, इसको कूट देते हैं। कूट के और फिर छान के और बोतल में रख देते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा देंगे ना, तो ये गुल्म व्याधि है। जैसे कल आप लोगों ने देखा था, एक पेशेंट आए थे, रात को पेट में बायगोला हुआ था, तो गुल्म व्याधि हुआ, या फिर भूख नहीं लग रही है, पेट में गैस हो रहा है, आधमान हो रहा है, आटोप हो रहा है, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो, सभी में ये नारिकेल लवण काम करता है। ऐसा भेषज रत्नावली के हम, सॉरी, भेषज कल्पना में हमने सेकंड ईयर में पढ़ा था, लवण कल्पना उसमें हमने पढ़ा था। और मैंने तो तो सर बनाया भी है, जमदग्नि सर के पास ये बनाया है, तो बहुत सर अच्छा जल बनता है। उसको गर्म करने, कंडों के बीच में, उपलों के बीच में हाँ, रखने के पहले, तो गरम वो नहीं करना है, उसके जला अंदर एक, देना है पूरा। अच्छा अच्छा। केवल गरम सर नहीं करना जब है, जला देना है, उसकी जो राख अंदर, जब वो बनेगी। नारियल के गुदा में रहेगा, अंदर रहेगा, जब सफेद हिस्से से टच टच कर रहा होगा लवण, तो हाँ, लवण पूरा मिक्स अच्छे से मिक्स कर देना है उसमें, फिर जलाना है कि कैसे करना है? नहीं, वो मिक्स क्रिस्टल कैसे रहेगा उसमें? करेंगे, वो मिक्स कैसे करेंगे, वो तो अंदर ही रहेगा ना, नारियल का गरी तो अंदर ही रहेगा, पानी निकाला है बस। अच्छा अच्छा। जी सर। हाँ, जो स्क्रू ड्राइवर है तो है ना,
उसको ऐसे घुसा के, उसको गोल करके मुंह खोल फोड़ के, और उसका पानी निकाल दीजिए, और उसके बाद में लवण भर दीजिए पूरा। लवण भर के उसको मुल्तानी मिट्टी और कपड़ा से मात कापड़ कर दीजिए। फिर उसको कंडों में जला दीजिए। जल जाएगा तो राख बच जाएगा। तो ऊपर का जो ये रहता है कवरिंग हार्ड वाला, वो जला हुआ रहता है, उसको निकाल देना है। निकालने के बाद अंदर का गरी और लवण, वो भी काला काला फॉर्म में रहेगा, वो भी राख ही है। उसको लेके खलबत्ते में डाल के कूट देना है। कूटने, और अगर काला नमक का यूज करें, जिसको मराठी में पादेलोन बोलते हैं, वो काला नमक बहुत अच्छा दीपन पाचन करता है। और उसको थोड़ा थोड़ा देना है, एक एक चुटकी दे, वो बहुत अच्छा फायदा करता है। सर 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 एक नमक आखिरी चीज। क्वांटिटी में डालना है? क्या मैम? सर नमक कितना क्वांटिटी में डालना है? पूरा नारियल में अंदर भर, ठूस ठूस के भर देना है। ओके सर। काला तो नमक सर डालें। कुछ लोग क्या करते हैं, लवण भास्कर चूर्ण डाल देते हैं, वैसा भी अच्छा रिजल्ट आता है। खड़ा नमक डालें, सिंधा नमक डालें, जिसका आप बनाना चाहिए उसका बना सकते हैं। हाँ बोलिए। सर उपले ना हो तो फिर किससे मतलब अभी जला क्या है सकते ना हैं? कि आयुर्वेद में हर लकड़ी का, अग्नि का महत्व है। कि जब भी कुछ बनाया जाता था ना, तो आम की यस लकड़ी से सर, अगर बनाया तो क्या फायदा होता है। अगर हमने जामुन बिल्कुल की लकड़ी से बनाया, उतनी अग्नि मिलती है, तो उसमें जो पाक होता है, अग्नि का संस्कार होता है। हाँ उस जी सर। अगर आप गैस पे पकाना चाहे, गैस पे बनाइए, लेकिन वो फ्लेम ब्लू फ्लेम होगा। हमें उतनी ठीक है अग्नि सर, वाला देंगे तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है सर। आप सर कोयले एक पे भी चीज। पका सकते हैं, लेकिन वो रिजल्ट आएगा क्या? आप बिल्कुल सर, पेट्रोल वो डाल। जैसे सर वो विधान उसके में ऊपर लिखा जो हुआ था। मिट्टी का लेप लगाते हैं ना सर, हाँ हाँ, तो वो पूरा पक जाना चाहिए तो अंदर सब कुछ पक हाँ। जाता है। अगर आपको जलाना है तो पेट्रोल डालिए उसमें और जला दीजिए, लेकिन वो पेट्रोल का अंश जाएगा बॉडी में तो नुकसान यस करेगा। सर, नहीं सर, बिल्कुल। ये हमें नहीं केवल करेगा जलाना कुछ। नहीं है। हमें उसको, या फिर बारूद डाल के बम जैसा उड़ा दीजिए। हमें केवल वो नहीं, हमें मेडिसिन बनाना है। तो संस्कार बराबर होना चाहिए। संस्कारो ही गुणा अंतराधानम, उसमें गुणों में अंतराधान होना चाहिए, तभी वो ठीक मेडिसिन है बनेगा। नमस्कार सर। सर और इस पे जब सर कपड़े से पहले सर जब कपड़े से छानेंगे तो काला वाला तो ऊपर ही रह जाएगा ना, हाँ बाहर की ठीक है जो ना। ठीक कवरिंग है, है। और सफेद जो पोला पोला जो गुर है उसका हाँ वो चन के आएगा जी, ऐसे ही हाँ होगा ना सर? हाँ। जी और सर। सर आप उसका प्रयोग करिए, आपकी अग्नि कितनी, सारे पेशेंट को दीजिए। और इसमें खर्चा भी नहीं आता, बहुत सस्ते में हो जाता है। तो करके सर इस पे बताऊंगा सर। पहले मिट्टी का लेप करना है, उसके बाद ऊपर कपड़ा लगाना है सर? नहीं, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में क्या करते हैं, कपड़ा लेते हैं, और जैसे हम लोग कांच कुपी बनाते हैं ना, कुपी पक्व रसायन, तो यहाँ पर क्या करते हैं, दो तीन मेथड है। मुल्तानी मिट्टी और कपड़े को सान देते हैं, ऐसे मिक्स कर देते हैं और ठीक है फिर सर, लपेट देते ठीक हैं। है। कुछ लोग ठीक है मिट्टी का लेप लगाते हैं, कुछ लोग गोबर का लेप लगाते हैं। वो अलग अलग मेथड होता है। ठीक है सर। हाँ, महेंद्र सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर बहुत ही नमस्कार। सीनियर है। हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा था, ये जो अकलेरा कार्डियक बीमारी है, हाँ ये ऑटोइम्यून सिस्टम से मानी है जनरली। जी और ऑटोइम्यून सिस्टम के लिए जैसे हमने जो इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, जी। उसके लिए अपन जैसे अश्वगंधा है, गुड़ूची है, मधुयष्टि है, तुलसी है, स्वर्ण के योग हैं, इस तरह के योग दे सकते हैं। साथ में सूजन दूर करने की जो सूजन आती है वहां पर, उसके लिए मधुयष्टि है, निर्गुंडी है, एरंड मूल है, इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस हम्म तरह से भी इसको देख सकते हैं हम। हम्म और एक ये है कि इसकी जो जड़ है वो शायद मानसिक तनाव भी इसमें साथ में रहता है, तो मानसिक तनाव को भी अपन उसमें सोच सकते हैं। हम्म और शिलाजीत है, आमल की है, इस तरह इनको दे के हम उसकी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करके भी इसका ट्रीटमेंट इस तरह से कर सकते हैं। हम्म सही बताया और आपने ये सर। सुनने में आया था, यदि इसको अपन आमाशयगत वायु माने तो ठीक है क्या? हाँ, आमाशयगत बात है, लेकिन यहाँ वायु में जो स्टेनोलॉजी है सर। बीमारी मानी है अपने यहाँ, वो सर मानिए कि हृदय में, नाभि में, पासर में, उदर में वेदना होती है, प्यास की आवश्यकता होती है, उद्गार भी हाँ आते हैं, विशुद्ध वमन भी हो सकता है, हाँ काश, कंठ, मुखशोष और हाँ श्वास सभी होते हैं। तो ये मेरे हिसाब से आमाशयगत वायु में यदि इसको माने तो वहां से और बराबर। कफ उत्तेजित होगा और पित्त हाँ का भी इन्वॉल्व होगा। तो उस हाँ तरह से ट्रीट कर सकते हैं अपन। हाँ और मैंने जमदग्नि सर का ही पढ़ा था, उसमें आमाशय वायु उन्होंने बताया था कि हाँ सिग्गुक्वाथ गंधक रसायन और हाँ साथ में सर्वधारण योग, हाँ इनका यदि प्रयोग करें तो इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। हाँ सही बताया आपने सर। ऑटो इम्यून डिजीज तो एलोपैथी बता रहे हैं ना सर।
वो तो आईबीएस को भी बोलते हैं कि ऑटो इम्यून है, वो सिंड्रोम है, उसका ठीक नहीं, नहीं अपन होता, वो उनके एक हिसाब ब्रांड से है। पूछे उसको, तो उनके हिसाब से अपन इन चीजों को दे तो ये इससे इससे रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अपन को मैं जो जड़ हाँ है लेकिन हम सर पहले ही अश्वगंधा वगैरह तो ना देंगे, उससे तो वो हील कैसे वो खुलेगा कैसे? हमें तो पहले खोलना है उसको। नहीं, सूजन दूर करने के लिए दे सकते हैं अपन, जैसे मध्यष्टि है, निर्गुंडी है, हाँ इस तो तरह का उसका प्रयोग घृत करते हैं सिद्ध तो करके पहले। दे सकते हैं ना सर। स्टेनोसिस है, मतलब वायु की वजह से रास्ता ब्लॉक है, वायु ने हाँ, सुखा दिया है, तो उसको खोलने के लिए घृत या तेल वही खोलेगा। आप कोई भी पाचक जैसे पंचकोल आदि ग्रंथ वगैरह इनमें से प्रयोग कर हाँ सकते हैं, कोई उनका तीखा। हाँ हाँ बराबर। त्रिउष्णादि घृत है, हिंगू सर्वचलादि घृत है। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि नई बीमारियों को अपने आयुर्वेद के हिसाब से अपन कैसे टच करें, उसके हिसाब से सबसे बड़ी सूचना चीज तो वो है। ड्रग्स हाँ तो बहुत सारी आ जाएंगी, दवाइयां तो हाँ तो और उसको क्या है, वो कर एलोपैथी देते हैं, अपन साइंस, निकाल देते हैं। एलोपैथी साइंस में जो चीज ठीक नहीं होता है ना, वो बोल देते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। हाँ, नहीं वो भी सही है, लेकिन आप उनका अपने हिसाब से तरीका लेके अपने अपने हिसाब से उसको आयुर्वेद के हिसाब से अपन यदि टच करें तो उसके हिसाब से सही हो जाता है फिर। हाँ अब जैसे अपन उसको आमाशय वायु की यदि लेके चलें तो उसका ट्रीटमेंट अपन दिमाग में तुरंत आएगा कि अपन को ये देना है, तो हाँ अपन को ज्यादा बराबर सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसमें क्या देना है, अपन को अपने मुंह पे ही काफी दवाई आ जाएंगी एक साथ कहने से ही। बराबर सर बराबर, सही बताया सर आपने। और ऑटो इम्यून डिजीज बोल के वो लोग हाथ झाड़ लेते हैं, वो बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें सर्जरी है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कंसेंट लिखवा के, और वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोग कम से कम ठीक तो करने का कोशिश कर रहे हैं। और जो भी आकुंचन हो रहा है या व्यास हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? वायु की वजह से हो रहा है। जहां डायलेटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है या आकुंचित हो जा रहा है, वहां पे कौन है? वायु है। वायु ने रुक्ष गुण से उसको ये आकुंचित कर दिया है, स्टेनोसिस कर दिया है, एक्लेसिया कर दिया है। इसको खोलने के लिए हमें वहां स्नेहन देना ही पड़ेगा, स्नेह से ही वो खुलेगा। उसमें आप कफावृत बात अगर समझेंगे तो कफ को शमन, क्योंकि क्लेदा कफ नीचे पूरा भरा हुआ है, हम खोलेंगे लेकिन कफ है वहां बहुत ज्यादा, तो ऐसा ऐसा घृत नहीं देना। अश्वगंधा घृत देंगे, नीचे कफ है, या हमने शतावरी घृत दिया, वो कफ को कैसे करेंगे? इसलिए त्रिकटु, पंचकोल, ये सब देके खोल सकते हैं। नहीं, वो तो बाद की चीज है, फिर बाद के लिए अपन जो उसके इम्यून सिस्टम के हिसाब से मजबूत करने के लिए बाद का तरीका है, वो तो सारा जो ब्रंगण द्रव्य। बराबर जी, और सही एक बात। इसमें सर अपन जैसे ये बाल होता है नीचे, जिसको क्या कहते हैं, वो क्या नाम है उसका इंग्लिश में, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। तो बाल के हिसाब से अपन इसको नर्वस सिस्टम से जोड़ सकते हैं क्या? कौन सा बाल सर? जो ईसोफेगस का नीचे जो बाल होता है, क्या कहते हैं उसको, अभी आपने दिखा कार्डियक कार्डियक वॉल सर, कार्डियक वॉल, कार्डियक कार्डियक वॉल। वॉल। लेकिन हाँ, वो बना किससे? वॉल किससे बना है सर? वो तो मज्जा तंतु बोलेंगे कि स्नायु कंडरा, ऐसे क्या बोलेंगे? नहीं उससे बनाए, लेकिन उसका जो सिस्टम है अपना, उसका ऑटो ऑटो सिस्टम, जैसे एक तरह से जो अपन की होता है नर्व का, उस तरह का कोई सिस्टम हो जो खुलता है और बंद हो जाता है वो। हाँ हाँ मैं समझ गया। तो वो मज्जा, मज्जा वह स्रोतस के अंतर्गत आएगा। तो हाँ, तो वो नर्व में ये इसलिए कह रहा था उसको, ये कि उसको नर्व के हिसाब से अपन कांटेक्ट करके चले कि नर्व का जो हाँ प्रक्रिया है वो उसकी कम हो गई, तो उसको हाँ अपन ताकत दे के चले, तो वहां से शायद उसको अच्छा रिजल्ट मिले, मेरा कहने का मतलब ये था। बराबर, आपने जो बताया सही है। तो उसमें हमें कुपिलू के कल्प भी दे सकते हैं, जो नर्वस सिस्टम पे स्टिमुलेशन देता है। हाँ, ये यही कह रहा था मैं सर। हाँ सही बताया आपने। कुपिलू लेकिन ज्यादा नहीं देना है, थोड़ा सा ही देना है कुपिलू। बराबर बोला सर ना? बिच्छू घास को क्या बोलते हैं सर हिंदी में, बिच्छू घास? बिच्छू घास को मुझे नहीं पता। बिच्छू घास का आप नेट पे सर्च करिए सर, मुझे नहीं पता। ठीक है, आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं? अखिलेश तिवारी जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। आशीष कुमार जैन जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। अभी देखिए आप लोग के सर स्क्रीन पे कैसे दिखता मैंने है। जमदग्नि हाँ बोलिए बोलिए। सर मैंने जमदग्नि से सुना, उन्होंने बताया था कि बहुत सर गुस्सा है तो थोड़ा सा उसको नेटवर्क एरिया, ज्यादा, और थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइए और बताइए जमदग्नि सर क्या बताते हैं। सर अब आ रही है आवाज? आ रही है, हाँ बोलिए। सर ये बता रहे थे लेक्चर में कि कोई व्यक्ति बहुत क्रोध या गुस्सा करता है तो उसका पूरा आमाशय सिकुड़ जाता है और फिर उसको 3 घंटे तक भूख नहीं लगती है। तो हाँ ऐसे समय भी मतलब क्रोध करने से भी ये
स्फिंक्टर सिकुड़ जाता है, ऐसा ये केस भी हो सकता है, हाँ जो बहुत क्रोध करता है, गुस्सा करता है। वो बराबर। शायद टेम्परेरी हो सकता है वो चीजें, शायद मेरे हिसाब से। वो कंटिन्यूअली उस तरह की आदत हो तो शायद वो उसका कारण बन सकता है, क्योंकि वो तो अपने जो बात प्रकोपक कहें वो तो पित्त प्रकोप का आएगा, और इसमें बात प्रकोपक के ड्रग्स ही ज्यादा मेरे हिसाब से कारण बनेंगे अपने। इसका जो मुख्य नहीं, क्रोध में भी तो बात, क्रोध में क्या होता है, उष्णता महेंद्र, ये तीव्रता क्रोध बढ़ती में है। भी तो प्रकट होती हाँ है। देखिए, मैं अब क्रोध के बारे में बताता हूँ। जब हम कोई भी इंसान गुस्सा करता है बहुत ज्यादा, तो क्रोध से क्या होता है, उष्णता और तीक्ष्णता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये शरीर का जो सौम्य भाव है, सौम्य भाव मतलब आप लोग समझ गए, वो सौम्य भाव और स्नेह भाव को खींच के सुखा देता है। तो क्रोध भी एक कारण है इसमें। दूसरा बात आ जाए। काम शोक भयात वायु, वो हाँ, रुक्षता बढ़ाता है। जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं उनको ये होता है। ये आपने सही बताया 100%। इसीलिए अगर क्रोध को आप संप्राप्ति निकाल रहे, क्रोध से उत्पन्न है, तो उसमें आपको जीवनीय घृत देना पड़ेगा, क्योंकि जीवनीय घृत के जितने भी द्रव्य हैं जी, सौम्य हैं और रक्त का प्रसादन करते हैं और स्नेहन करते हैं, घृत कल्पना है और बहुत ही अच्छे मधुर मधुर शीत वाले द्रव्य हैं, है ना। तो जीवनीय घृत जीवन भी देता है और इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकोली शिर काकोली मुद्गपर्णी मांसपर्णी जीवंती अष्टि मधु। तो हमें हेतु भी निकालना पड़ेगा और कौन सा ड्रग्स। अच्छा, आप लोग ना एक ग्रुप में लिखिएगा नवीन सर को कि आप द्रव्य गुण का भी एक लेक्चर लेने के लिए बोलिए। तो हम लोग द्रव्य पे भी बात करेंगे रोज, मतलब कभी ना कभी तो हफ्ते में। हम लोग द्रव्य गुण में थोड़ा पीछे जा रहे हैं। जी। द्रव्य गुण पढ़ेंगे तो हमारा और कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। संहिता बेस्ड द्रव्य तो गुण भी सर पढ़ द्रव्य सकते गुण में हैं। सर एक दिन में सर हम कितने ड्रग लेंगे द्रव्य गुण पढ़ेंगे तो? एक दो तो ले सकते हैं ना। आप ग्रुप में लिखिए कि जी, सर संहिता बेस्ड द्रव्य गुण विज्ञान, ऐसा बताइए। जैसे काश चिकित्सा में, जी, हिक्का चिकित्सा में कौन कौन से द्रव्य हैं, उनका रसवीर विपाक देखना है। तो हमारा संहिता का भी हो जाएगा कि जी, ये रेफरेंस है और वो कैसे काम करता है, उस पर हमारा और अच्छा अभ्यास होगा। वो कैसे जी संप्राप्ति सर। को भंग करता है द्रव्य गुण के हिसाब से। तो आप एक बार लिख दीजिए जी, और उसका सेशन शुरू करते हैं अगले हफ्ते से, ठीक है। ओके सर। इसमें जो कार्डियक स्फिंक्टर तो सिकुड़ता है वात बढ़ने, पित्त बढ़ने से, वात बढ़ने से, और उन्होंने कहा था पूरा आमाशय सिकुड़ जाता है तो उसको 3 घंटे तक भूख नहीं लगती। जो एक बार तेज गुस्सा करके किसी से लड़ाई कर ले या तेज चिल्ला चिल्ला के जो बात कर ले, गुस्सा कर ले, तो पूरा आमाशय स्टमक सिकुड़ जाता है, तो 3 घंटे तक तो भूख लगती नहीं है फिर। हाँ बराबर। तो वो सिकुड़ गया ऐसा है, जमदग्नि सर ने बताया। वो जी, बता दिया, सही बताया। वो सिकुड़ जी, गए, अब उसको खोलना कैसे है? अगर खाना पेट में नहीं इसलिए जाएगा तो जिएंगे कैसे? जी, स्नेहन वगैरह जो आपने बताया। हाँ। और कभी कभी ऐसा होता है जो लोग नवरात्रि का उपवास रखते हैं, उनको तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, वो पूरा पेट सिकुड़ जाता है। तो उसमें भी लघु अन्न से ही शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं, एक बार क्या हुआ, एक पेशेंट को मैंने वमन दिया। शुरुआत में मैं जस्ट पास आउट हुआ था और एक पेशेंट को मैंने, उनको अस्थमा की बीमारी थी, मैंने वमन दिया और उनको कहा कि 7 दिन तक आपको संसर्जन क्रम करना है। वो बोले कि मेरे को इतना तकलीफ है। 7 दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं, संसर्जन क्रम नहीं किया, केवल लिक्विड पे रहे और मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, कुछ बात भी नहीं किया। 8वें दिन उनको इतना भूख लगा, इतना भूख लगा, उन्होंने 12-13 चपाती खा लिया कि मैं 7 दिन नहीं खाया हूँ। और इतना खा लिया कि उनको बीपी शूट अप हो गया और उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। मतलब ऐसा ऐसा ना, हमें प्रज्ञा अपराध नहीं करना है। 7 दिन का खाना एक दिन में कोई कैसे खा सकता है? और एक तो ऐसा हुआ था कि वमन कराया एक पेशेंट ने, सुबह वमन कराया, फिर बोला कि ये डॉक्टर ने क्या पिला दिया, मेरे को इतना पित्त पित्त निकला है, मन खराब हो गया। और जाके सिटी में वड़ा पाव खाया उसने, और फिर उसका इतना तकलीफ हुआ कि उसका बीपी बढ़ गया, उसको एडमिट करना पड़ा। मतलब हर चीज का एक सिद्धांत है कि लघु और लघु अन्न खाने का। तो इसमें भी अगर स्फिंक्टर, अगर स्टेनोसिस हो गया, एक्लेसिया हो गया है, तो इसमें भी हमें हल्का चीज देना है, बहुत ज्यादा हैवी चीजें नहीं देनी है। हाँ, आप लोग कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। और गुस्सा के बारे में बताऊं मैं एक, मतलब गुस्सा के बारे में 2 तरह के आदमी मिलते हैं। हाँ एक तो ऐसे मिलते हैं कि जैसे गुस्सा हो गया और कोई लड़ाई हो गई, यूं मान के चलो, किसी से गुस्से में कुछ कह दिया, सुन दिया, तो भूख बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और हाँ ये दूसरे तरह के आदमी होते हैं, वो गुस्सा करके और उनको खाना ही उसी से भूख लगती है उनको, और यदि 2 खाते होंगे तो 4 खाएंगे, 4 हाँ खाते होंगे तो 6 खाएंगे। हाँ इस तरह की लाइफ में आदमी मिलते हैं सब। हाँ। तो ये जो गुस्सा है ना,
ये प्रकृति होती है। जब आप मानस प्रकृति पढ़ेंगे ना, उसमें बताए कलह प्रिय, मतलब वो उनको प्रिय होता है, कलह प्रिय। खाना खा के ही मतलब लड़ाई झगड़ा करके उनका खाना डाइजेस्ट होता है, मन को तृप्ति मिलती है कि आज मैंने लड़ाई कर दिया। ये ऐसे आपने सही बताया। हाँ, ये मिलते हैं लाइफ में, अपन देखे जो अनुभव है वो बता रहा हूँ मैं, तो सब तरह के आदमी देखे उस तरह का। हाँ, फॉर एग्जाम्पल पत्नियां जो रहती है ना, अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा करके फ्रेश हो जाती है, मतलब उनको इतना मजा आता है। वो कलह प्रिय लोग रहते हैं। कोई बुरा नहीं मत सर, मानिए, ये बस आप गलत बोल रहे हैं। मतलब उनको असली में गुस्सा नहीं आता, उनको मजा आता है, वो एंजॉय करती है लड़ाई झगड़ा। सर हमारे केस में अपोजिट है सर ये। वो अगर असली गुस्सा करें तो पित्त बढ़ेगा, लेकिन वो गुस्सा मतलब ऐसे मजा आता है, वो उनका फेवरेट काम होता है। जी ठीक है, ये तो अलग बात है, वो सब तो अलग चीज है। वो मानस प्रकृति होता है, एक विकृति होता है, एक प्रकृति होता है। तो मानस प्रकृतियां अलग होती हैं। कुछ लोग जो रहते हैं वो छिद्रान्वेषी, मतलब वो दूसरी की गलती निकाल के ही उनको मजा आता है, उसके बिना वो जी नहीं सकते हैं। ये सब बताइए मानस प्रकृतियों में, उस पर मैं एक लेक्चर लूंगा। फिर कलह प्रिय बताया, छिद्रान्वेषी बताया, फिर ऐसे बहुत सारी चीजें बताई, उस पर हम बाद में बात करेंगे। सर इसमें ये जो मसल रिलैक्सेंट कोई मेडिसिन्स भी काम करेंगी सर इसमें? आप मसल रिलैक्सेंट अंदर डालेंगे कैसे इसोफेगस के अंदर? नो सर, मैं ये बात कर रही हूँ कि जो स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स करने के लिए कोई मेडिसिन्स यूज कर सकते हैं ना? जैसे एक तो आप कह रहे हैं कि भाई जो छेदन गर्म करती हैं, जैसे लवण हो गया, वो खोल देती हैं। एक स्फिंक्टर को रिलैक्स करने के लिए भी तो कुछ हो सकता है सर तो ऑप्शन। बताया ना, घृत कल्पना है, पंचकोलादिघृत। यहाँ पे केवल स्फिंक्टर को नहीं करना है, नीचे क्लेदक कफ भरा हुआ है, हाँ क्लेदक जी कफ सर। भी है, वायु भी है। वायु ऊपर नीचे जा नहीं पा रहा है, तो पेट दर्द होता है बहुत ज्यादा, और क्लेदक कफ भी है। तो हमें क्लेदक कफ, इसलिए कफावृतवात ऐसे करके हमें जो भी दवाइयां देनी है। जैसे हिंग है, हिंग कितना बेस्ट है, अनुलोमन करता है, यस सर। ने भी है, वातज्ञ भी है। तो हिंगू वचा सर्व वचा है, तो वो क्या करेगा, वो पूरा कटु कटु उष्ण है, कटु रस, कटु विपाक, और उष्ण वीर्य। तो इसलिए वैसे द्रव्य बताए, हिंगू सर्वचल आदि। और हमारा जो गुल्म चिकित्सा है उसको पूरा पढ़ना है, तो हमें ये सारे आंसर मिल जाते हैं इसके। सर इसमें बस्ती का भी कोई रोल हो सकता है सर? बस्ती यहाँ पे कहाँ काम करेगा? अगर वायु का अनुलोमन अगर देखें तो? हमें पोषण करना है तो ब्रीहण बस्ती देके पेशेंट को जिंदा रखने का काम कर सकते हैं, अगर उसका स्फिंक्टर। क्या सर? इसमें दूध का बस्ती दे के हम, या घृत का बस्ती दे के पेशेंट जब तक ठीक रहे, स्वस्थ रहे, ये दे सकते हैं। खा पी तो नहीं सक रहे हैं वो। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है, बोलिए प्लीज। प्लीज म्यूट रखिए हरिहर सर। आरती मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? दो आरती मैडम जी हैं। माधुरी मैम कुछ बोलना चाहेंगी? सर एक बात पूछ रहा था मैं कि ये जो जैसे आपने पेशेंट देखे उस तरह के, हाँ तो सर। उनमें विजन आपको क्या मिला था, वो थोड़ा सा क्लियर करो तो उससे आगे इसकी जो कभी कभी सर उनको हिचकी आ जाती है बहुत ज्यादा। जैसे कि महाराष्ट्र में लोग क्या कहते हैं, पूरन पुड़ी जो त्योहार मनाया जाता है ना, कोई भी होली हो गया, दशहरा, दिवाली हो गया, तो यहाँ पे दाल लेके आते हैं, दाल को पीस देते हैं। अभी माधुरी मैम अच्छे से बताएंगी, मुझे जितना मालूम है वो मैं बता रहा हूँ, या मोना मैम बताएंगी। तो दाल को पीस देते हैं, दाल को फुला के फिर पीस के उसमें गुड़ डाल के, और उसको अंदर डाल के और उसका ऐसे पूड़ी बनाते हैं, दाल का गुड़ डाल के, मीठा पूरन पूड़ी बोलते हैं उसको, है ना। और उसका अगर सेवन ज्यादा किया बिना घी खाए, तो उससे ऐसे पेशेंट मैंने बहुत देखे हैं, उनको हिकअप आने लगता है, पेट दर्द होने लगता है। एक कारण ये होता है। दूसरा मैंने देखा है कि पॉइजन पेस्टिसाइड वगैरह पी लिया तो हो गया। और मतलब ऐसे ही गुरु अन्न खाने से, ठंडा पानी, ठंडा आइसक्रीम खाने की वजह से ऐसा हो गया, स्पाज्म हो गया। ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे जिनका अग्नि भी मंद हो गया, कफ भी बढ़ गया, और ये हो गया, ऐसा देखे हैं। बोलिए बोलिए, माधुरी मैम कुछ बोलना चाहती हैं? आप लोग अभी पेशेंट नहीं देखे हैं तो चिंता मत करिए, सब पेशेंट आने वाले हैं आप लोग के पास। हेलो सर।
हाँ सर बोलिए। मैंने कभी ये पेशेंट देखा नहीं सर, आपसे अभी सीख रही हूँ सर, हाँ तो जब आएगा तो जरूर ट्राई करूँ। जी। हाँ आरती मैम सर बोलिए। हाँ जी, कुछ प्रणाम सर। सर मैंने ये पेशेंट नहीं देखा सर, पर एक हाइटस हर्निया जो लगभग इसके जैसा ही रहता है, उसमें एक पार्ट जैसे स्टमक का कुछ हिस्सा प्रोट्रूड कर जाता है सर, वो आयुर्वेद से सर किया था सर। उसमें जैसे इसमें आपने यष्टि मधु घृत बताया सर, उसके लिए पेशेंट में एसिड बहुत बनता था, तो सर मैंने उनको 6 मंथ तक कंटिन्यू सर, जैसे उनको बोला कि भोजन ही आपने उसमें पका रहा है, तो सर उसमें घृत सिद्ध किया था, यष्टि मधु, शतावरी, आमल की गिलोय सर, इन चीजों से सर घृत सिद्ध किया, और थोड़ा सा सर मोथा, उसमें नागर मोथा भी डाला था, ताकि उसका जो क्लेदक कफ है सर, उसको ऐसा एसिड जैसे बहुत होता था, तो सर ऐसे करके सर उसको हर वीक में सर एक बार उसको थोड़ा सा विरेचन देती थी, अविपत्ति कर चूर्ण और थोड़ा सा शंख भस्म, बिल्कुल थोड़ा सा सर ऐसे डालकर सर उसका ट्रीटमेंट किया था, तो सर उसका जो हाइटस हर्निया था सर वो क्योर हुआ था। पर ये वाला केस सर ऐसा नहीं सुना सर, ये बहुत अच्छा अच्छा मेरे आपने पास बताया। ना इसी से मिलता जुलता कुछ केस बताता हूँ आपको। अभी मेरे पास 5 बजे शाम को एक 74 ईयर एक अंकल है, उनके बेटे ने लाया, तो उनका मैं रिपोर्ट्स आप लोगों को सब भेजूंगा। ठीक है, आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो उनका क्या है कि उनको 2008 में पहले ये हुआ, हार्ट अटैक आया। और हार्ट अटैक क्यों आया? क्योंकि उनको मतलब किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, बस जो हुआ वो बता रहा हूँ। 2008 में उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग जो है श्री श्री रविशंकर जी का, उनके पास गए और वहां पे बहुत जोर जोर से राइगरस प्राणायाम और श्वास वगैरह सब करने लगे। तो वो लेते ही 1.5 महीने के बाद उनको अटैक आया, मतलब गलत तरीके से प्राणायाम करने से उनको ये हुआ, हार्ट अटैक आया। तो उनको इमिडिएटली एंजियोप्लास्टी किया गया, बाईपास कराया गया, बाईपास या एंजियोप्लास्टी हुआ। फिर उसके बाद में वो अपना सब ठीक थे, वो सब कुछ थे। फिर उनको अम्ल पित्त बहुत ज्यादा होने लगा रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि कुछ काम धाम नहीं था, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया। तो उनका गॉल ब्लैडर स्टोन था, उसको रिमूव कर दिया गया। फिर उसके बाद में उनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हुआ, प्रोस्टेट निकाल दिया गया। मतलब ये सारी चीजें से पित्त और वायु विकृत होते गया। फिर उन्होंने कभी कभी वजन उठा लिया, तो उनको एपिगैस्ट्रिक रीजन में हर्निया हो गया, मतलब वो पेरिटोनियम फाड़ के, और उस एरिया में जो इसोफेगस का एरिया है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो उनको खांसी शुरू हुआ, क्योंकि कफ वर्धक आहार विहार भी था, मीठा उठा बहुत खाते थे। तो उनको डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया GERD, गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज। लेकिन हम लोगों ने GERD देखा है जिसमें पित्त आता है ऊपर, यहाँ पे उनको कफ आ रहा है और उनको हर समय खांसी आती है। तो उन डॉक्टर्स लोगों ने दुनिया भर के उन एलोपैथी के एंटीट्यूसिव, एक्सपेक्टोरेंट, इतने सारे कफ सिरप दे दिए, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। तो उनको ऑटोइम्यून बोल के और उन्होंने बोला कि अब जाओ, और हम नहीं कर सकते। उनको दवाइयां चल रही हैं, BP के दवाई चल रही है, खून पतला करने की चल रही है, लेकिन खांसी नहीं ठीक हो पा रही है। और वो रिफ्लेक्स की तरफ ऊपर आ रहा है, वो सूखा सूखा भी आ रहा है, कफ भी आ रहा है। एक चीज ये हो गया। दूसरा, उनको ये टेंशन की वजह से रात रात भर नींद नहीं आती है, तो उनका ब्रेन का एट्रोफिक चेंजेस हो गया है, सेरेबेलम और सेरेब्रम एट्रोफिक चेंजेस हो गया, और पार्किंसन के डिजीज ऐसा हो रहा है। तो हाथ पैर कांप रहे हैं और टेंशन बहुत है। तो अब अभी मैंने आयुर्वेद पढ़ा है, मुझे समझ आया कि GERD हो रहा है और कफ ऊपर आ रहा है, मतलब क्लेदक कफ ऊपर आ रहा है उनका, जो भी वजह से। और उनका मैंने और केस टेकिंग किया डीप में, तो पता चला कि वो सुबह 8:30 बजे उठते हैं, बिना भूख के खाते हैं और फुल खाना खाते हैं, 11 साढ़े 11 बजे फुल डाइट लेते हैं, और शाम को भी 6:30 7 बजे बिना भूख के फुल डाइट करते हैं। तो उनका एक कफ भी बढ़ा हुआ है, अग्निमांद्य भी है, और नींद भी नहीं आ रही है, ऐसे सारा मुझे चीज मिला। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, और वो चलते हुए बैलेंस भी उनका इम्बैलेंस हो रहा है, ऐसा केस आया मेरे पास। तो मैंने उनको नस्से दे दिया, पहले वचा तेल का दिया, शीरबला नहीं दिया, वचा तेल का नस्से दिया। और मैंने उनको दीपन पाचन के लिए आम पाचक वटी दिया अपना। फिर मैंने उनको कर्पूरादि वटी दिया है, चूस चूस के लेना है, क्योंकि खांसी बहुत आ रही है ना उनको। और मैंने फिर उनको ये दिया है, चंद्रामृत रस दिया है, क्योंकि कफ वाला है, पित्त वाला नहीं, रिफ्लेक्स है, कफ वाला है। आम पाचक वटी, कर्पूरादि वटी, फिर चंद्रामृत रस, फिर उसके बाद में श्वास कुठार दिया है, त्रिभुवन कीर्ति दिया है, और आरोग्य वर्धनी दिया है।
और बोला है कि आप मुझे हर रोज अपडेट दीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं। मतलब कफ शामक सारी चिकित्सा दी है। और उनको एक मैंने गोजीवादी मेरे पास ये है सिरप है गोजीवा का, वो दिया। तो खांसी उनका रुक गया। उन्होंने पिया ना गोजीवा का सिरप, उनको अच्छा हुआ। कर्पूरादिवटी से भी उनको खांसने का जो वेग आ रहा था वो रुक गया। अभी मैं उनका आम पाचन करूंगा, कफ का चिकित्सा करूंगा, और फिर बाद में मैं उनको बस्ती वगैरह दूंगा। ऐसा मेरा प्लान है। अभी देखते हैं क्या होता है। बहुत ही अच्छा केस था, सीखने लायक था। क्योंकि जीआरडी के मैंने जो पेशेंट देखे उनको पित्त का ऊपर आता है, मतलब पाचक अम्ल पित्त जैसे कंडीशन। ये कफ निकलने वाले थे, कफ और खांसी और श्वास ऐसा था। हाँ माधुरी, सर आपने आरोग्य और त्रिभुवन कीर्ति सब एक साथ दिया है वो सब चंद्रों में। इसीलिए मैंने दिया क्योंकि मुझे यकृत भी अच्छा करना है उनका। मैंने तब वहां पर वो देखा है, आम पाचन तो उसी से भी हो सकता है ना, आरोग्यवर्धिनी से ये सब फूड। उनके आम शरीर में पाचन इतना आम है, इतना ज्यादा आम है कि पूरा पेट गच्च ऐसे था, गच्च। तो मैंने तो अगर मेडिसिन से इसमें ज्यादा उष्णता बढ़ी तो बढ़ने दीजिए ठंडा ना, वो कफ श्वास कफ में। फूलता। ठीक है ना, कितना बढ़ेगा, 7 दिन का ही तो दवाई दिया हो ना। बढ़ने दीजिए ना, कफ तो निकल जाएगा, खांसी तो कम हो जाएगा ना। कफ उनका अच्छा। उत्क्लेशित हो रहा है ना ऊपर से, और हाँ। वमन नहीं करा सकता उनको। एज ज्यादा है, और हम्म। ये पार्किंसन है और सेरेब्रल एट्रोफी है। वमन तो हाँ घी भी नहीं पिला सकता हूँ। तो कफ शमन होने दीजिए। और रोज का अपडेट लूंगा, अगर उष्णता बढ़ेगी कोई भी दवाई से हाँ, तो स्टॉप करूंगा मैं। क्योंकि सर वो सर श्वास कुछ उपचार में भी काली मिरी है ना सर अपना ये। तो मैं तो चाहता हूँ कि वो कफ का शमन हो, 7 दिन देके फिर चेंज करूंगा ना मैं तो हाँ हाँ। कि कफ उनका कम हो, उनका हम्म। रिलैक्स हो। वो ना सो नहीं पा रहे हैं, आप नहीं समझ रही। वो हाँ लेट के भी उनको ऐसे तमक श्वास जैसा हो रहा है। हाँ हाँ। हाँ, और मैंने उनको एरंड हरितकी का टैबलेट भी दिया। रात को 2 गोली लीजिए, इससे पेट साफ होगा। और उनको कहा कि आप सुबह जल्दी उठ के और वॉक करेंगे, ऐसे मैंने बोला। मतलब दिनचर्या उनको सिखा दिया पूरा। अब देखते हैं ना क्या होता है, उपशय अनुपशय से पता चलेगा कहाँ हम सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। एक और पेशेंट है मेरे पास, और जिनको ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है। इतना ज्यादा सीवियर पेन, इतना ज्यादा पेन ना, ट्राइजेमिनल नर्व ऐसे लग रहा, ऐसे फड़क रहा था, इतना उनको पेन हो रहा था। तो मैंने उनको ये दिया, शीरबला तेल का नस्य दिया, और कर्णपुरन किया शीरबला तेल का ही। वो देते ही जैसे कर्णपुरन हुआ ना, वो बोले पेन मेरा सबसाइड हो गया। मतलब इतना फास्ट रिजल्ट है। ये मेरा एक्सपीरियंस है आज। हाँ बोलिए सोनिया मैम। हाँ सर गौतम। कर्णपुरन में कौन कौन से ऑयल यूज कर सकते हैं और कितना क्वांटिटी में ऑयल डालना चाहिए सर? तो कितनी देर के लिए? अच्छा, मेरे को एक बार ऐसे ही एक डॉक्टर ने पूछा था कि कर्णपुरन करने के बाद वो तेल को रीयूज कर सकते हैं क्या। आप कान में कान भरने तक डालिए ना, जितना देर डाल सकते हैं जितना। अब मैं कैसे बताऊं 1 ml की 2 ml, अब किसी का कान ठीक है का सर। वो कम होता है, किसी यस सर। का। यस सर। मैं कैसे तो बताऊं। कौन कौन से ऑयल बेटर होते हैं सर? जैसे एक सुनाई कम देना या ड्राइनेस ऑफ ईयर, कई पेशेंट आते हैं हमारे पास। अभी मेरे को कंपनी मेड का नहीं मालूम है, मैं अपना बताता हूँ जो मैं बनाता हूँ। जैसे शीरबला तेल, फिर श्री ठीक है बिल्व तेल, फिर उसके बाद में ठीक है सर। पंचेंद्रिय वर्धन तेल। अगर कानों का वो सुनाई कम दे रहा है तो एक रामेठा तेल करके आता है, वो डालते ही सुनाई देने लगता है। फिर उसके बाद में ठीक है सरसों सर। का तेल भी डालते हैं, उससे भी अच्छा फायदा होता है। तो जिसको ये सर्दी, रामेटा तेल कौन सी कंपनी का है सर? नहीं नहीं खुद बनाते हैं। अच्छा, ये सब आप बनाते हैं, ठीक है सर। एक बार क्या हुआ, एक वैद्य थे जो 95 ईयर्स के थे, तो उनको सुनाई नहीं देता था। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज का एक किला है, सिंहगढ़। तो वहां गए, वो सारी वनस्पतियां ऐसे तोड़ ओड़ के और सूंघ रहे थे ऐसे। तो एक बार उन्होंने रामेठा नाम की वनस्पति है, जिसको हम मराठी में दांत पड़ी बोलते हैं, मतलब वो उसका रस डाला ना तो दांत गिर जाते हैं। तो डेंटिस्ट लोग पहले वो यूज करते थे। तो वो वनस्पति लिया उन्होंने, उसको मसल के वो सूंघने लगे, तो पूरा रस उनके हाथ में आ गया। और अचानक बाई लक से उनके कान में उन्होंने खुजली हुआ, और उन्होंने पूरा लगा दिया उधर, वो पूरा रस लग गया। उन्होंने फिर 5 मिनट बाद देखा तो उनको सुनाई देने लगा। ऐसा चमत्कार हो गया। फिर उन्होंने उसको देखा तो वो रामेठा नाम की वनस्पति थी। फिर उन्होंने क्या किया कि उसको सब पेशेंट को दिया, जो लोग बूढ़े लोग रहते हैं सुनाई नहीं देता, और उस जमाने में हेयरिंग एड नहीं होता था, वो जो रहता है। तो और वो तेल आशीष कुमार जैन जी को पूछिए, हमारे सर के पास भी है, जमदग्नि सर के पास।
वो रामेठा तेल होता है, उसे सुनाई देता है। सर इजी है प्रिपरेशन या मंगवाना पड़ेगा, तेल मतलब तेल हम बना सकते? वो लेकिन वनस्पति में सिंहगढ़ जाऊंगा, या आप लोग आइए पुणे, मैं आप सब लोगों को सिंहगढ़ ले जाके वो दिखाता हूँ, वो वनस्पति, और मैं वनस्पतियां भी दिखा दूंगा सब। 5000 वनस्पतियां हैं, मैं सब दिखाऊंगा, ये वनस्पति है, ये वनस्पति है। ठीक है सर। सर 5000 का कलेक्शन कहाँ पर दिखाएंगे आप? सिंहगढ़, जैसे नीचे से हम पायथा से चढ़ते हैं ना ऊपर तक, तो बहुत सारे वनस्पतियां हैं। ऐसे मुझे मेरे सर ने सिखाया, जमदग्नि सर ने। हमारे सर क्या करते थे, हम जब कॉलेज जाते थे ना, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो सर क्या करते थे, हर शनिवार रविवार को सर हमें लेके जाते थे कभी भीमा शंकर, ऐसे घुमाने के लिए। तो सर वनस्पतियां दिखाते थे हमें, द्रव्य गुण। तो ऐसे मुझे जो आता है वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, या आप सर से डायरेक्ट बोलिए कि हमें आप वनस्पति दिखाइए। वो रामेठा नाम की वनस्पति है, उसका सच में फायदा होता है, जिनको सुनाई नहीं दे रहा। और ये सारी वादी वटी, इसके भी रिजल्ट सही है सर? कंपनी मेड का मुझसे मत पूछे, मुझे नहीं पता। इंदुवटी है, ठीक है सारीवादी सर। है जी। ठीक है सर। कंपनी मेड का अणु तेल आप नाक में 2 ड्रॉप डालिए, कितना जलता है। अभी मुझे यस कंपनी मेड का कुछ भी मत पूछे, मैं जो नहीं बता सकता हूँ वो नहीं बता सकता। ठीक है, ठीक आप है लोग सर। को कुछ और बोलना है तो बोल सकते हैं। बिलवादी तेल भी डालते हैं, वो भी अच्छा रहता है कानों के लिए। सरसों का तेल तो यस सबसे अच्छा सर। रहता है। पहले के जमाने में ये परंपरा थी कि बच्चों को कान में सरसों का तेल डाला जाता था, तो बच्चों को कभी सर्दी जुकाम नस से दिया जाता था कान में सरसों का तेल। नॉर्थ इंडिया में ये परंपरा थी, तो बच्चों को कभी चश्मा नहीं लगता था, ग्लॉकोमा नहीं होता था, या फिर उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी नहीं होता था। आजकल वो सब इंद्रियों को स्नेहन ही नहीं है, सब बीमारियां होती है फिर। यस सर, आजकल के बच्चे तो सर खाना भी पसंद नहीं करते, घी तेल और कान में और नस है तो ये दूर की बात है आजकल के बच्चों के तो लिए सर। संस्कार देना पड़ता है ना, आप बार बार सिखाएंगे, बार बार करेंगे तो फिर फायदा होगा। यस सर, ये तो है। जी। आज तो वीना मैम मेरे पास आई थी। वीना मैम कहाँ है? वीना मैम आई थी, उनके मैंने काका जी को डाला, उनके बेटे को डाला, उनकी बहू को डाला नस से, और वो भी 15-15 मिनट भर के डाला। वीना मैम आएंगी तो वो बताएंगी अभी। ठीक ठीक है है, सर। आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, कुछ और बोलना है क्या? नहीं तो हम सर ब्रेक। हाँ बोलिए सर। सर ये जो मतलब जो बार बार डकारें आती हैं सर, या हाँ बेल्चिंग की जो समस्या होती है बार बार ये, हाँ। तो इसमें यदि शुद्ध उद्गार आ रही है तो क्या समझना चाहिए, इसको कैसे विचार करना चाहिए? शुद्ध उद्गार आ रहे तो अन्न पच रहा है, लेकिन वो आना नहीं चाहिए, उर्दू बात रहता है ना। उसमें हमें लशुनादि बटी, शंख बटी, हिंग वाष्टक चूर्ण घी के साथ वो सब देना है। वायु का अनुलोमन होना चाहिए। उसमें खाना पच गया लेकिन वायु ठीक से पास नहीं हो रहा है, सम्मान वायु, उदान वायु। सर जम्हाई भी उसी से रिलेटेड है क्या? नहीं नहीं, जम्हाई तो अलग है, वो तो अधारणीय वेग है, वो तो वेग है। जी जी जी। वो तो दूषित वायु निकलता है जम्हाई से, वो तो एक मल के रूप में वायु निकलता है, वो अधारणीय जी वेग है। सर। जी सर जी। हाँ, जब नींद पूरा नहीं होती है तो जम्हाई आता है बहुत ज्यादा, या जो ज्यादा सो जाते हैं उनको जम्हाई आती है। हाँ शशि मैम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं, बताइए। प्रणाम सर। अभी इस तरह का पेशेंट ऐसे तो नहीं देखा, फोरम पर भले देखा हुआ है। अब आएगा तो मैं कोई एक्सपीरियंस शेयर करूंगी सर। आपने उस दिन हरिहर सर के बच्ची को देखा था ना, पेशेंट को? हाँ सर, वो तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है क्योंकि 2-3 बार पूछ चुके हैं तो शक्ल भी याद है। तो हाँ अभी पता नहीं कितना इम्प्रूवमेंट आया उस बच्ची में। हाँ। और तो आप है। जो केसेस देख रहे हैं यहाँ पे, उससे आपका कितना अच्छा हो रहा है एक्सपीरियंस? हाँ सर, वो तो है ही। फोरम से जुड़ने के तो बहुत फायदे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम सभी लोग का एक जो आयुर्वेद का अप्रोच है वो बहुत जरूरी है। पहले तो एक अलग तरीके से डायग्नोसिस इंसान करता था, अब हर चीज को समझता है। और कई बार होता है कि बहुत क्रिटिकल पेशेंट फोरम पर आ जाते हैं, नॉर्मली आपके पास उतना नहीं आते हैं जी शुरुआत में। मतलब आपका मतलब है जो इंसान शुरू में प्रैक्टिस करता है, या किसी की सेइंग है ना कि जब आप जितने पुराने होते जाते हो उतने उस तरीके से पेशेंट्स आते जाते हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स आते जाते हैं। तो बहुत जी बार फोरम पर तो बहुत क्रिटिकल पेशेंट भी आते हैं, तो उन सबको देखते हैं। तो वो सब जी। तो प्लेटफॉर्म का तो अपनी बहुत बड़ी वैल्यू है सर।
और आपकी वजह से तो है ही सब कुछ। थैंक यू सर। जी, और किसी को कुछ बोलना है? आप लोग ना यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता है, तो मैं ये सोच के बताता हूँ कि आगे आने वाले फ्यूचर में ऐसे पेशेंट आएंगे आप लोगों के पास, तो आप लोग ऐसे केसेस जरूर हैंडल कर सकते हैं और केसेस लीजिए। हर पेशेंट कुछ ना कुछ नया चीज सिखा के जाता है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम हारेंगे कि जीतेंगे, हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमें वो केस लेके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, 8:30 होने वाला है और अब हम 9 बजे मिलेंगे। इस बीच में मेरे पास नस्से के बहुत सारे पेशेंट आने वाले हैं। आप लोग को नस्से देखना है तो मेरे क्लिनिक में आ सकते हैं। मैं सभी को स्वागत करता हूँ, आप आइए और नस्से लाइव देखिए, अपने हाथ से करके देखिए, फिर मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। प्रणाम सर।